ठीक है आ जाओ। सॉरी सेंटर ऑफ मास का जी, गलती से बोल दिए। ठीक है आ जाओ। और जो पिछले क्लास का ऑप्टिक्स का क्लास हुआ है ना, उसका हम वीडियो अपलोड कर दिए हैं यूट्यूब पे। तुम लोगों को ग्रुप में कुछ देर में हम लिंक भेज देते हैं। उसको अगर दिक्कत हो किसी को, दोबारा अपना देख सकते हो, सेम ही चीज़ रहेगा। इसी की हम रिकॉर्डिंग करके भेजें तो सेम ही तो रहेगा ही। चलो आ जाओ। हम लोग पिछली क्लास में अभी भी कुछ अगर किसी को डाउट हो तो पूछ सकते हो। अभी भी किसी को वर्चुअल इमेज और रियल इमेज, रियल ऑब्जेक्ट और रियल वर्चुअल ऑब्जेक्ट में अगर डाउट हो तो हमसे पूछ सकते हो। हम कितने नंबर में क्लास ले रहे थे, किसी को याद है? अच्छा यहीं पे है। चलो ठीक है। देखो अभी भी अमीषा हमसे पूछ रही थी कि प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी में वो अभी कंफ्यूज कर रही है बार बार। एक चीज़ बताओ हमें, हम अभी भी कभी भी हम तुम्हें अभी तक ऐसा कुछ बताए हैं कि इधर की ओर पॉजिटिव मानना है, इधर की ओर नेगेटिव मानना है? साइन कन्वेंशन का हमने अभी तक नाम भी नहीं लिया है। तो सीधी सी बात है, अगर कुछ ना कहा जाए तो आप राइट साइड को प्लस एक्स मतलब आपका, ऊपर की ओर आपका प्लस वाई, इसका मतलब सीधी सी बात है आप इधर की ओर आप प्लस इन्फिनिटी और लेफ्ट साइड आप माइनस इन्फिनिटी मान करके सभी काम कर रहे होंगे। ठीक है, बात समझ में आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं? अरे किसी को दिक्कत नहीं ना? नहीं सर। अरे बोलते रहना है, भूल जाते हो बोलना। हमें लग रहा है कि वो आवाज बाज नहीं जा रहा है क्या। चलो आ जाओ। रिफ्रैक्शन सानवी, तुम्हें हम सेंटर ऑफ मास पूरा कंप्लीट पढ़ा दिए है ना? हाँ हाँ ठीक है छुटकी, रिवीजन उसको कर लेना। ठीक है अच्छे से। आ जाओ। ऑप्टिकल इमेज हो गया ये वाला। अच्छा इसमें देखो कंफ्यूज क्यों कर रही थी हमेशा, एक बात बताओ, हम अभी तक कुछ नहीं कहा गया, अभी तक हम कुछ बोले हैं साइन कन्वेंशन के बारे में नहीं बोले हैं। तो ऑब्वियसली आप इधर की ओर पॉजिटिव मतलब आप इधर की ओर प्लस इन्फिनिटी और आप इसके लेफ्ट साइड में आप माइनस इन्फिनिटी मान रहे होंगे। हम यही मानते हुए अभी तक ऑब्जेक्ट का पोजीशन और उसका नेचर और इमेज का पोजीशन और उसका नेचर हमने डिफाइन किया है। अगर कोई तकलीफ हो तो बताओ, हमें कुछ पूछ सकना। कोई अगर किसी कुछ डाउट हो तो पूछो हमें। अरे बोलो। अरे कुछ डाउट है किसी को? अरे हाँ ना बोला करो भाई। नहीं। चलो आ जाओ। तो जो ये वाला हो गया कुछ चीज़ें। अच्छा एक बात यहाँ पर हम बता रहे थे, देखो कि यहाँ पर भी लिखे थे अच्छा लिखे नहीं, ये पॉइंट अभी हम लिख देते हैं। यहाँ पर तुम 6 नंबर सवाल में तुम देख रहे होगे कि यहाँ पर आपका ऑप्टिकल इवेंट दो हुआ है और दोनों के दोनों यहाँ पर हमारा रिफ्लेक्शन ही है। दोनों के दोनों हमारा रिफ्लेक्शन ही है। और हम एक बात यहाँ पर यह बताने वाले हैं कि इच ऑप्टिकल इवेंट, ऑप्टिकल हर एक ऑप्टिकल इवेंट के करस्पॉन्डिंग एक यूनिक ऑब्जेक्ट और एक यूनिक इमेज होगा। बात समझ पा रहे हो क्या कहना चाह रहे हैं हम? बोलो। हाँ सर। ओके। एक मिनट। तो कुछ सवाल यहाँ पर हमें ज़रा जल्दी से हमें और करके ज़रा दिखाना। ये 6 नंबर था, कुछ सवाल और ले लेते हैं ताकि पूरे के पूरे चीज़ें क्लियर हो जाए अच्छे से। ठीक है। एक सवाल लिखना कि मान लो
हमारा कोई एक सरफेस है ये वाला। सभी लोग अपना नोट्स कंप्लीट कर लिए हो ऑप्टिक्स का जी? हाँ सर। ईशान तुम? हाँ सर कर लिए। हाँ छोड़ने मत, अभी एसएसएम का लिखे हो नहीं लिखे हो पूरा? हाँ सर एसएसएम भी कर लिए। कर लियो ना अच्छा से। मान लेते हैं कोई आपका एक लाइट रे ऐसे आता है, क्या आ रहा है भाई? अगर साथ साथ लिख, अगर सभी का नोट्स कंप्लीट है, आरू तुम कंप्लीट कर लिए हो? नहीं सर। लो का है, कर लेंगे सर। अंकु तुम? कर लिया सर। कर लियो ना? अमीषा, थी कृतिका, शिवगामी? हो गया सर। हो गया है ना? तुम किए कृतिका की नहीं किए अभी तक जी? सर वो लाइब्रेरी में है तो कुछ बोल नहीं पाएंगे। अच्छा लाइब्रेरी में। ये हमारा मीडियम 1 था, ये हमारा मीडियम 2 है, ये मीडियम 2 है हमारा, और यह मीडियम 2 है। तो बताओ यहाँ पर कितने ऑप्टिकल इवेंट हो रहे हैं? 2 हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? एक हमारा रिफ्लेक्शन हो रहा है, दूसरा हमारा पहला रिफ्रैक्शन हो रहा है, दूसरा हमारा रिफ्लेक्शन हो रहा है। तो हम एक बात क्या बोले थे आपका कि ईच ऑप्टिकल इवेंट के कॉरस्पॉन्डिंग एक यूनिक ऑब्जेक्ट और एक यूनिक इमेज होता है। तो जरा यहाँ पर बताओ कि कौन सा यूनिक ऑब्जेक्ट और इमेज कहाँ पर है, उसका नेचर जल्दी से बताओ, हम लोग आगे बढ़ेंगे आज। सर हाँ बोलो। दूसरे इवेंट के लिए 2 इंसिडेंट चाहिए। 2 होना चाहिए, तो बस यही तुम्हें इसको ढूंढना है। बताओ 2 इंसिडेंट नहीं है तो हम क्या करेंगे? बताओ बिना इंटरसेक्शन पॉइंट हम कहीं निकाल पाएंगे? नहीं निकाल पाएंगे। तो तुम्हें इसका मतलब सीधी सी बात है कि हमें एक रेज और चाहिए ही चाहिए। चलो ठीक है, एक रेज और हम अपने मर्जी से भी बना सकते थे। जैसे अगर मान लो अगर यहाँ पर लेकर के आए हम, एक रेज यहाँ पर लेकर के और आ जाओ, ये ऐसे गए, ये ऐसे इंटरसेक्ट किया। अब तुम्हारे पास तो बताने के लिए है आपका, कोई दिक्कत? इस पॉइंट पे हमारा कट कर रहा है। तो जरा एक बात बताओगे हमें कि अगर इस पॉइंट को अगर तुम देखते हो, इसे हम अगर O1 बोल देते हैं, तो बताओ O1 जो हमारा, अच्छा हम क्या करें, जो हमारा इवेंट 1 हम मान रहे हैं यहाँ पर हमारा, वो इवेंट 1 को हम क्या बोल दें? अगर रिफ्रैक्शन बोल दें, किसी को तकलीफ है बताओ? रिफ्रैक्शन को नहीं। तो अगर जो बताओ कि नहीं होगा, तो बताओ कि जो O1 हमारा होगा वह इवेंट 1 के लिए हमारा ऑब्जेक्ट का काम करेगा कि इमेज का? ऑब्जेक्ट का ऑब्वियसली, क्योंकि वो इंसिडेंट रे का इंटरसेक्शन पॉइंट है, सभी को बोलना है अगर पूछे तब। तो एक बात जरा बताओ कि O1 जो हमारा होगा यह कुछ और नहीं, हमारा यह रियल ऑब्जेक्ट, ये हमारा हो जाएगा रियल ऑब्जेक्ट। और जरा बताना पहले वाले के लिए जो इंटरसेक्शन पॉइंट कहीं रहा होगा बच्चा पार्टी, कहीं वो पीछे ही तो कट करेगा। हम जबरदस्ती कट कराने की कोशिश करते हैं, ये कुछ ऐसे, ये वाला। बताओ ये वाला हमारा जो पॉइंट कट किया, इसे तुम क्या I1 बोल रहे होगे बताओ? हाँ या ना? अरे बोलो यार। तो हम इसे क्या बोलेंगे? आपका जो I1 होगा हमारा, आपका I1 क्या होगा? आपका रियल इमेज की वर्चुअल इमेज? वर्चुअल इमेज फॉर इवेंट 1, वर्चुअल इमेज फॉर इवेंट 1। जरा तुम अगर इवेंट 2 के पास अगर जाते हो,
ढूंढने के लिए। तो इवेंट 2 हमारा कुछ और नहीं, तुम प्यार से बोल रहे होगे कि हमारा रिफ्लेक्शन है हमारा इवेंट 2। हमने बोला हाँ है इवेंट 2 रिफ्लेक्शन हमारा। जरा एक बात बताओ, अगर इवेंट 2 हमारा रिफ्लेक्शन है तो अगर इसके लिए जो हमारा ऑब्जेक्ट का काम करेगा वह I1 ही इस इवेंट के लिए हमारा ऑब्जेक्ट का काम कर रहा होगा कि नहीं कर रहा होगा, बताओ। अब जरा एक बात देखो, यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है वह I1 इसके लिए रियल के जैसा बिहेव करेगा कि वर्चुअल के जैसा बिहेव करेगा? रियल के लिए। बात समझ पा रहे हो? ये कुछ और नहीं, ये आपका यही चीज है, रियल ऑब्जेक्ट फॉर इवेंट 2, फॉर इवेंट 2। अच्छा बताओ जरा, अगर यहाँ पे ये कट कर रहा था, अगर इसे हम अगर प्यार से अगर I2 बोले तो क्या तुम I2 को फिर से वापस हमारा रियल इमेज फॉर इवेंट 2 नहीं बोल रहे होगे, बताओ। हाँ या ना? अच्छा एक बात बताओ बच्चा पार्टी, तो यहाँ से हम एक बात तो सीख गए हैं ना कि हर एक इवेंट, ऑप्टिकल इवेंट के लिए हमारा एक यूनिक ऑब्जेक्ट और एक इमेज होता है। तो जरा एक बात बताओ, क्या इस नोट पॉइंट को हम प्यार से लिख सकते हैं? तो कहोगे बात बताओ क्या लिखें? तो कहोगे कि देयर इज अ यूनिक ऑब्जेक्ट and an unique object and image for each optical event। और बताओ रे ऑप्टिक्स में हम लोग कौन कौन सा ऑप्टिकल इवेंट पढ़ने वाले हैं? दो ही तो पढ़ने वाले हैं, एक रिफ्लेक्शन और दूसरा हमारा रिफ्रैक्शन, है कि नहीं? बताओ। रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। किसी को तकलीफ हो तो बताओ हमें, नहीं होना चाहिए कोई दिक्कत। चलो आ जाओ, देखो ये सब बेसिक टर्म्स है, अभी हम लोग रिफ्लेक्शन स्टार्ट नहीं किए हैं। हम लोग रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन अलग अलग टॉपिक्स में पढ़ेंगे। पहले हम लोग रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे, रिफ्लेक्शन का जितने भी प्रॉपर्टीज होंगे, रिफ्लेक्शन थ्रू प्लेन मिरर, रिफ्लेक्शन थ्रू कर्व सरफेस, रिफ्लेक्शन में और क्या प्रॉपर्टीज हैं उसके, वो सब कुछ पहले हम रिफ्लेक्शन डिस्कस करेंगे। लगभग हम लोग 4 क्लास रहने वाले हैं रिफ्लेक्शन में। नंबर ऑफ इमेजेस कैसे बनते हैं वो सब कुछ यहाँ पर देखेंगे। उसके बाद हम लोग चलेंगे रिफ्रैक्शन में, और रिफ्रैक्शन एक बहुत बड़े टॉपिक्स है। रिफ्लेक्शन जब स्टार्ट होगा तो रिफ्लेक्शन से हम लोग खत्म करते करते हम लोग को लेंस तक पहुंचना है, कटिंग ऑफ लेंस तक, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस तक हम लोग का लास्ट टॉपिक होगा। मगर उसके पहले हमें वहां तक पहुंचने से पहले हमें कुछ बेसिक टर्म्स और आने चाहिए। जैसे बताओ कि अगर हम तुमसे पूछें, ये सब छोटे छोटे चीज होंगे मगर ध्यान रखने वाली बातें हैं। हम अभी जो कर रहे थे कुछ बेसिक टर्म्स ही ना कर रहे थे अभी तक। रिफ्लेक्शन, ऑप्टिकल ऑब्जेक्ट, चलो ठीक है, एक हेडिंग डालते हम लोग, अपने आँखों के बारे में जरा पढ़ने की कोशिश करते हैं, वो क्या है, इसका क्या यूज़ हम लोग ऑप्टिक्स में करेंगे। जरा बताना, अगर हम आई को देखें तो जरा एक बात बताना, पहले आई के हिसाब से समझना। मान लेते हैं कोई आपका एक ऑब्जर्वर है हमारा, और ये इसका आँख है, ये इसका आँख है, ठीक है। और देखना, जैसे अगर मान लो कि कोई एक पेंसिल का ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ था, ये वाला कोई एक छोटा सा पहले ऑब्जेक्ट दिखते हैं कि मान लो कि हमारा एक कोई छोटा सा ऑब्जेक्ट ये रखा हुआ है, तो हम कहते हैं ना कि हमारे आंखों में जाकर के इसका इमेज बना। तो हम तुमसे पूछे हैं, बताओ एक मीनिंग तुमसे हम पूछते हैं, किसी ऑब्जेक्ट के दिखने का मीनिंग क्या है, मतलब उसका प्रोसेस क्या है, किसी ऑब्जेक्ट को हम कैसे देखते हैं। तो एक बात बताओ, यह जब ऑब्जेक्ट होगा बच्चा पार्टी, तो यह ऑब्जेक्ट होगा तो इस पर ढेर सारा लाइट इंसिडेंट हो रहा होगा नहीं हो रहा होगा? अरे सन से जो लाइट रेज आ रहे होंगे, इस पर ढेर सारा लाइट हमारा इंसिडेंट हो रहा होगा नहीं हो रहा होगा, बताओ। अरे बतिया बुझा रहा है हम क्या कह रहे हैं? ये लाइट हमारा ढेर सारा इंसिडेंट हो रहे होंगे इस पे आपका इंसिडेंट हो। अब क्या, जब इंसिडेंट होगा तो क्या होगा, यह क्या करेगा, रेज को रिफ्लेक्ट करेगा। रिफ्लेक्ट कर रहा है तो मान लेते यही वाला रिफ्लेक्टेड रेज हमारे क्या जा रहा है, हमारे आंखों में जा रहा है, और आंखों में जाकर के क्या कर रहा है, हमारा इमेज का फॉर्मेशन कर रहा है। बात बुझा रहा है सभी को, क्या कहना चाह रहे हैं, बताओ। ये हमारा इंसिडेंट रेज है, हमारा ये वाला इंसिडेंट रेज, यही वाला रिफ्लेक्टेड रे हमारा हमारी आंखों में जाकर के इंटरसेक्ट किया, और वह इमेज का फॉर्मेशन किया हुआ है। कोई दिक्कत तो बताओ हमें। तो अगर हम आई के बारे में अगर एक लाइन लिखना चाहें तो हम एक काम कह सकते हैं कि एन ऑप्टिकल ऑब्जेक्ट और ऑप्टिकल
image can be seen by eye if parallel or diverging rays or diverging from it are incident on eye। कोई तकलीफ तो बताओ हमें, समझ में आ रहा है? अब देखो एक बात तुम्हें समझना, एक वर्ड यहाँ पर यूज करेगा बार बार, फील्ड ऑफ व्यू। फील्ड ऑफ व्यू, जैसे फील्ड ऑफ व्यू समझने से पहले तुम्हें एक हम एग्जांपल दे करके समझाने की कोशिश करते हैं। फील्ड ऑफ व्यू शॉर्ट में से हम FOV लिखा करेंगे, फील्ड ऑफ व्यू। फील्ड ऑफ व्यू, जरा एक बात बताओ, तुम कभी कभी देखे होगे कि मान लो कि अरे भाई फील्ड ऑफ व्यू, हम एक बात कहते हैं कि मान लेते हैं ना कि तुम एक कमरे में बैठे हुए थे, यहाँ पर ये कोई एक कमरा है, इस कमरे में तुम बैठे हुए हो और यहाँ पर हमारा मान लेते हैं कि एक गेट है, ये कुछ या विंडोज समझ लेते हैं, मान लो तो हमारा ये वाला हमारा एक विंडोज है यहाँ पर, ठीक है, ये हमारा विंडोज है एक, और ये विंडोज है, तुम मान लेते हो कि तुम बैठे हुए हो यहाँ पर एक चेयर पे, तुम आराम से बैठे हुए हो और तुम्हारे क्या देख रहे हो, तुम यहाँ पर तुम्हारे एक बगल में एक आईना लगा हुआ है, एक मिरर लगा हुआ है, कुछ यूं आपका यहाँ पर कुछ ऐसे एक मिरर लगा हुआ है, ये हमारा मिरर है। तो जरा तुम एक बात देखो, बताओ कि अगर इंसान, ये मानते यहाँ पर मिरर लगा हुआ था, और अगर कोई एक इंसान यहाँ पर खड़ा है हमारा, ठीक है, ये हमारा कोई ए है और ये हमारा कोई बी है, तुम देखते हो कि इसका इमेज यह मिरर में बन रहा था और तुम गौर से तुम देख रहे हो, इस मिरर को देख रहे हो, तो इस ऑब्जेक्ट बी को, मैन बी को तुम आराम से देख पा रहे होगे। तो एक बात बताओ, क्या तुम्हारे सामने तो था नहीं आपका ये रूम को, तो जो आपका ये वॉल है हमारा, तुम इसके डायरेक्टली तो देख नहीं पा रहे हो, तो तुमने क्या किया कि यहाँ से ऐसा देखने का प्रक्रिया क्या हुआ ना कि ऐसा हो रहा होगा कि यहाँ से रेज जो निकल रहा होगा, मैन पर जो इंसिडेंट हुआ वो रिफ्लेक्ट किया और वह जाकर के मिरर पे पड़ा और वह रिफ्लेक्ट करके तुम्हारे आंखों में भेज दिया और हमें यह इंसान बाहर होते हुए भी हमें आईने में दिख गया। क्या यह बात सभी लोग समझ पा रहे हो क्या कहना चाह रहे हैं हम? हाँ सर। किसी को तकलीफ? अरे बोलो यार, अरे किसी को और तकलीफ है, कुछ पूछना उछना नहीं ना, आगे बढ़ते चलें। यस। तो इट हम कह सकते हैं, इट इज डिफाइंड for an optical object, for an optical object or image field of view of an optical object or image is a region where parallel or diverging rays from it are present। बाकी चीजें बात समझना, फील्ड ऑफ व्यू को हम लोग डिटेल्स में तब पढ़ रहे होंगे, किसी प्लेन मिरर के बारे में हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे, उसके बारे में जितने प्रॉपर्टीज हैं, रिफ्लेक्शन क्या होता है, रिफ्लेक्शन थ्रू प्लेन मिरर क्या होता है, तो प्लेन मिरर का हम फील्ड ऑफ व्यू किस तरह से ड्रॉ करेंगे, तो वो सब चीज़ें हम लोग आगे चल के सीखने वाले हैं। अभी फिलहाल के लिए बस इतना समझ लेना, फील्ड ऑफ व्यू एक रीजन है जिस रीजन में आपका रिफ्लेक्टेड या रिफ्रैक्टेड रे प्रेजेंट होता है, जाके क्या कर सकते हैं कि बिना ऑब्जेक्ट को हम देखे उस ऑब्जेक्ट का इमेज हम आराम से हमारे आंखों में बन जाए, हम उसे देख लें। बात समझ पा रहे हो क्या कहना चाह रहे हैं हम? अरे बोलो,
इसी को अगर हम एक भाषा में और लिखे अगर दूसरी भाषा में, तो कुछ यूं हम इसे डिफाइन कर रहे होंगे, डिफाइन कर रहे होंगे कि फील्ड ऑफ व्यू ऑफ एन ऑप्टिकल ऑब्जेक्ट और इमेज इज द रीजन from where it can be seen। तुम इस तरह से डिफाइंड कर सकते हो। छोटी छोटी बात इसमें और जरा ये ध्यान रख लेना है, कभी काल तुमसे ना एक होता है आपका फिजिकल ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं। फिजिकल ऑब्जेक्ट्स का मतलब तुम समझ सकते हो, हमारे आस पास प्रेजेंट जितनी भी चीज़ें हैं वो हमारे लिए फिजिकल ऑब्जेक्ट्स का ही काम करेगा, मतलब जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं। बात समझ पा रहे हो? तो हमने कहा कि एक फिजिकल ऑब्जेक्ट नाम का एक कोई वर्ड है, फिजिकल ऑब्जेक्ट्स। और जो हमारा फिजिकल ऑब्जेक्ट्स होंगे हमारे, वह दो तरह के होंगे। अच्छा, जो आपका विच कैन सीन, इस लिखना आपका विच कैन बी सीन और टच्ड बाई अस, ठीक है, ये वाला। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारा यह दो ऑब्जेक्ट दो तरह का होगा, एक हमारा सेल्फ इल्यूमिनेटेड ऑब्जेक्ट। अच्छा, सेल्फ इल्यूमिनेटेड ऑब्जेक्ट का मतलब तुम्हें खुद पता होगा, जो अपने से क्या कर रहा हो, लाइट का इजेक्शन कर। जैसे आपका एग्जांपल पे आपका मून हो गया, मून बताओ सेल्फ इजेक्टेड है, सेल्फ इल्यूमिनेटेड ऑब्जेक्ट है जी मून? नहीं है, ठीक है। हाँ, सन है, कैंडल है, अरे बोलो, इलेक्ट्रिक बल्ब है। तो ये सब हमारे क्यों पढ़ा रहे हैं, ये सब छोटे छोटे चीजें, मगर हम लोग ऑप्टिक्स में बीच बीच में सब यूज करेंगे, ठीक है। दूसरा हमारा क्या होता है आपका, इल्यूमिनेटेड बाई लाइट फ्रॉम अदर सोर्सेज, इल्यूमिनेटेड बाई लाइट फ्रॉम अदर सोर्सेज। बच्चा पार्टी एक बात समझना, देखो हम कह रहे हैं ना आपका, जैसे एग्जांपल अगर तुम यहाँ पर देखोगे तो एक आपका एक मून होगा, जैसे आपका पे, इसके अलावा जो भी आपका नॉन लिविंग थिंग्स कह सकते, जैसे आपका पेन, चेयर, जो भी सब चीजें, ये सब हमारे लिए किसका बिहेव करेगा, कैसा है आपका, इल्यूमिनेटेड बाई लाइट फ्रॉम अदर सोर्सेज। क्यों? क्योंकि अगर ये पेन है हमें, ये अगर पेन अभी हमें दिख रहा है इसलिए क्योंकि इस पे लाइट पड़ रहा है, ये लाइट जो इंसिडेंट हुआ वह रिफ्लेक्ट होकर के हमारी आंखों में गया और हम इसे आसानी से देख पा रहे हैं। मगर यही तुम अगर काम करो कि अगर रात में जब लाइट ऑफ करते हो तो पाते हो कि तुम्हारे सामने सब कुछ अंधेरा दिखता है, जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं तुम्हारे सामने वो भी बहुत कम दिख पाते हैं। इसका मतलब कि वह तभी वो दिख रहा होता है जब कोई उस पर लाइट सोर्सेस के थ्रू निकलने वाला रे, जो उस पर पड़ता है, इंसिडेंट हुआ, रिफ्लेक्ट हुआ, तब हमारे आंखों के हेल्प से हम देख पा लिए। बात समझ में आ रहा है क्या कहना चाह रहे हैं हम? बोलो। हाँ सर। अब देखो, अब यहाँ पर हम एक नोट पॉइंट लगाकर लिख रहे हैं, जरा समझना अच्छे से हम कहना क्या चाह रहे हैं। एक बात यह कह रहे हैं बच्चा पार्टी कि एनी फिजिकल ऑब्जेक्ट एनी फिजिकल ऑब्जेक्ट बी इट सेल्फ इल्यूमिनेटेड और illuminated by light from other sources sends diverging rays from it। अच्छा, अब देखना आप एक बार वॉइस में लिखते हैं आपका, इफ द
if the object is self illuminated it produces the diverging rays and if it is illuminated by light from other sources it reflects the incident light on it as diverging rays किसी को तकलीफ हो तो बता दो हमें। अब देखो एक बात बताओ, हमने तुम्हें बताया कि सन के बारे में। सन बताओ हमारा हम लोगों से कंपेरेटिवली बहुत ही ज़्यादा डिस्टेंस पे है, तो हम मान के चलते हैं कि वो हमारे लिए इनफाइनाइट डिस्टेंस है, ऐसा मानते हैं हम। तो अगर जो बताओ कि जो ऐसा कोई ऑब्जेक्ट जो आपका सेल्फ इल्यूमिनेटेड है और वो हमसे इनफाइनाइट मतलब कि बहुत ज़्यादा दूर डिस्टेंस पे है, तो हम ऐसा कंसिडर करते हैं कि उससे निकलने वाला रेज हमारे तक पहुंचने में जो पाथ है वो एक स्ट्रेट लाइन है, मतलब वहाँ से पैरेलल रेज हम पे सेंड कर रहा है। वो जैसे सन से निकलने वाला रेज जो अर्थ पर आ रही है वह उससे हम यह मान के चलेंगे कि वह पैरेलल है। ये बातें कंसिडर करिए, छोटी छोटी बातें हम लोग आगे चल के यूज करेंगे। यहाँ एक और स्टार लगा के एक बात और हम लिखते हैं आपका कि इफ अ फिजिकल ऑब्जेक्ट is at a infinite distance apart, the diverging rays coming to it seems to parallel। अगर तुमसे एग्जाम्पल पूछे हम तो चुपके से कह सकते हो कि लाइट रेज कमिंग फ्रॉम सन on earth surface are taken to be parallel। कोई तकलीफ तो बताओ हमें, अरे कोई दिक्कत, अरे नहीं ना, तो एक बार देख लो जल्दी से, और कुछ दिक्कत हो तो बताओ, हमसे छोटा कर देते हैं। लो देखो कुछ पूछना हो तो बताओ हमें। चलो आगे बढ़ते हैं। तो किसी कुछ पूछना नहीं है? नहीं पूछना तो चलो आगे बढ़ते हैं। हम लोग अब रिफ्लेक्शन स्टार्ट कर सकते हैं, मगर उससे पहले छोटा सा एक बात और लिख देते हैं। बताओ जो भी हमारे लिए अच्छा तुम लोग खुद बताओगे, मान लो थोड़ी देर के लिए हमने एक मिरर लगाया यहाँ पर, इतना तो पता हुआ कि हमारा प्लेन मिरर कुछ यूं होता है, ठीक है, बाकी हम लोग पढ़ने वाले हैं
ये हमारा कोई एक प्लेन मिरर है अभी फिलहाल के लिए मान लो, बाकी हम लोग जब अभी स्टार्ट करेंगे तो प्लेन मिरर का सिंबल भी बताएंगे किस तरह से ये प्लेन मिरर बनता है। एक बात जरा बताना कि मान लो कोई एक आपका एक ऑब्जेक्ट हमने यहाँ पर रख दिया, ये लो, ये हमारा यहाँ पर हमने कोई एक ऑब्जेक्ट को हमने रखा यहाँ पर, और ये अपना इमेज इसमें देख रहा होता है। तो बताओ सबसे पहले ये क्या हो रहा होगा, इस पे ढेर सारा हमारा, अरे भाई ये ऐप को हम परेशान तो नहीं करें। ये वाला कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे इसके सामने रखा हुआ था। अब तुम एक खुद बात बताओ कि जब यह इस पे ढेर सारा लाइट हमारे सन से आ रहा होगा, इंसिडेंट हो रहा होगा, वही इंसिडेंट इस पे क्या कर रहा होगा, हमारा रिफ्लेक्ट कर रहा होगा। और भी तुम्हें हम पढ़ाए थे कि यह रेज क्या करता है, अपने पे जो आता है वह डाइवर्जिंग रेज यहाँ पे सेंड करता है। अब तुम खुद बताओगे जब यह डाइवर्जिंग रेज सेंड कर रहा है, अभी तो याद करो अभी से जितना भी एग्जाम्पल ले रहे थे, बार बार जैसा हम डायग्राम बना रहे थे और यह लिख रहे थे, बताओ कैसा ऑब्जेक्ट जैसा ये काम बिहेव करेगा, अब रियल के जैसा है कि नहीं हमारा, रियल के जैसा। तो तुम खुद बताओ यह मैन के जगह कोई भी हो सकता है, पेन, चेयर, कॉपी, कलर, जो कुछ भी हो सकता है, वो हमारे लिए क्या है, फिजिकल ऑब्जेक्ट है। अब तुम खुद बताओ कि फिजिकल ऑब्जेक्ट किसके जैसा बिहेव करेगा, रियल ऑब्जेक्ट के जैसा या वर्चुअल ऑब्जेक्ट के जैसा। तो कह सकते हैं कि सो ऑल, यहाँ पे एक स्टार लगाओ और एक बताओ रियल ऑब्जेक्ट यहाँ लिख दो। और ये बात हम अच्छे से लिख सकते हैं कि ऑल फिजिकल ऑब्जेक्ट, all physical object, all physical objects play the role of play the role of real optical object, real optical object। कोई दिक्कत है? अब हम लोग इतना, हमें बेसिक टर्म्स आने चाहिए, बाकी अब हम लोग रिफ्लेक्शन पढ़ने को तैयार हैं। हम लोग रिफ्लेक्शन अब स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो जरा आ जाओ, रिफ्लेक्शन जरा हम लोग सीखते हैं। पहला हम हेडिंग डालिए रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन, चलिए पहला हम इसमें रिफ्लेक्शन में पहले बता, तुम्हें पता है कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हम लोग को जानना है, और तुम 10th क्लास में पढ़ करके लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ करके आए हो, मगर फिर भी हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ये कहता है पहला कि इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे कॉमा रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल, नॉर्मल, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, नॉर्मल एट पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, at point of incident, at point of incidence, at point of incidence, at point of incidence, all lie in same plane, all lie in same plane, सेम प्लेन। जब तुम 12th का बोर्ड देने जाओगे तो वहाँ पर ऑप्टिक्स को हम क्या बोलेंगे कि दो हिस्से में हम लोग पढ़ते हैं, एक आपका जो अगला हिस्सा होता है उसे हम वेव ऑप्टिक्स में कहते हैं, और वहाँ पर लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन और लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन दोनों को एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है हाइगेंस, उसे हॉकिंस पढ़ते हैं मगर हम लोग अपनी भाषा में हाइगेंस ही बोला करते हैं। हाइगेंस प्रिंसिपल की हेल्प से रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को प्रूफ करना होता है, और दोनों में हर साल कहना तो कम से कम हर एक अल्टरनेट साल पे तो आता ही रहता है, या तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को या तो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन को प्रूव करिए विद द हेल्प ऑफ हाइगेंस प्रिंसिपल। इसका हम लोग एक्सप्लेनेशन, इसका हम लोग एक्सप्लेनेशन कहते हैं, प्रूफ हम लोग देखेंगे वेव ऑप्टिक्स में। मगर इस वर्ड का जरा मीनिंग समझना है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाइन सेम प्लेन का मीनिंग क्या है। जैसे कि मान लो कि हमने क्या बोला कि हमारे सामने ये कोई एक प्लेन हम कंसिडर कर लेते हैं, हम तीनों प्लेन बनाते हैं, ये वाला हो गया हमारा वाई एक्सिस, ये वाला हो गया हमारा जेड एक्सिस,
ये हमारा हो गया जेड एक्सिस और ये हमारा हो गया एक्स एक्सिस। ठीक है, ये हमारा हो गया एक्स एक्सिस। कुछ ही यूं। तो जरा बताओ हमें बच्चा पार्टी कि अगर हम इसे एक्स एक्सिस बोल रहे हैं, इसे हम कोई अगर वाई एक्सिस बोल रहे हैं और ये वाला हम अगर जेड एक्सिस बोल रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर हम आपका एक प्लेन में कोई भी एक कंसिडर कर लेते हैं आपका कि ये वाला हमारा कोई एक सरफेस है जो आपका रिफ्लेक्ट करेगा। इस सरफेस का क्या नाम है अभी हमें नहीं पता, बस इतना समझ लो कि हमारा ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, हमारा ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। और ये आपका है क्या, इन एक्स वाई प्लेन में हम मान के चल रहे हैं। तो अगर हम यहाँ पर चुपके से अगर एक नॉर्मल अगर ड्रॉ कर रहे होंगे तो कुछ इसका नॉर्मल यूं रहा होगा, ये वाला हमारा एक नॉर्मल। अगर तुम इस पे लाइट को अगर इंसिडेंट करवाते हो तो ये वाला देखो। अब जरा बताना कि ये वाला अगर इंसिडेंट रे हमने इंसिडेंट करवाया इस मिरर पर, तो जो हमारा ये इंसिडेंट रे है ये हम मान के चल रहे हैं कि हमारा अगर एक्स वाई प्लेन में है, ये हमारा क्या एक्स वाई प्लेन में अगर है, तो ये जो हमारा रिफ्लेक्टेड रे होगा यह भी एक्स वाई प्लेन में होगा। मतलब ये वापस आपका ये वाला इधर के ऊपर उठ कर नहीं, अब जेड प्लेन में नहीं चला जाएगा ये वाला। बात समझ पा रहे हो क्या कहना चाह रहे हैं, बोलो। अरे कोई दिक्कत नहीं ना। ये वाला हमारा हो गया, ये वाला ये भी हमारा क्या होगा, ऑल्सो इन एक्स वाई प्लेन। बस कहने का मतलब ये वाला था। यहाँ पर हम ऑलरेडी पहले कुछ एंगल्स के बारे में डिस्कस कर चुके हैं कि नॉर्मल से और इंसिडेंट रे के बीच बनने वाला एंगल एंगल ऑफ इंसिडेंस, और नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच बनने वाला एंगल हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये दूसरा पॉइंट ये कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस, angle of incidence all lie in angle of incidence and angle of reflection, angle of reflection reflection are equal, that is यहाँ पर अगर तुम बोलो कि एंगल I इज इक्वल टू एंगल R के बराबर होगा। ठीक है, ये बातें समझ पा रहे होगे। अच्छा एक बात और ध्यान समझना कि जो एंगल अथी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है वह सिर्फ और सिर्फ हमारा एक प्लेन सरफेस के लिए एप्लीकेबल नहीं है। हम अगर यहाँ पर अगर कोई सा कर्व सरफेस लेते हैं और अगर यहाँ पे इंसिडेंट करवाते हैं, यहाँ पर अगर कुछ रिफ्लेक्शन हो रहा होता है तो ये लॉज यहाँ पर भी फॉलो होगा। ठीक है, तो ये बात यहाँ पर हम लिख देते हैं। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन होल्ड ट्रू। रितिशा तुम लिख ली थी, नोट्स बना ली है ऑप्टिक्स का? हैं, बना ली हो ना? फॉर एनी काइंड ऑफ, एनी काइंड साथ साथ हम लिखने का टाइम दे देते हैं क्योंकि इसमें लंबा ये चलेगा, धीरे धीरे लिखते जाओ, कितना लिखोगे बाद में। एनी काइंड ऑफ ज्योमेट्री ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस, एनी काइंड ऑफ ज्योमेट्री ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस। कहने का मीनिंग ये है बच्चा पार्टी कि मान लो कि आज हमारा अगर कोई सरफेस हम ऐसे बना दें और इसको हम मान के चल रहे हैं कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, कैसे बनता है भी हम सीखेंगे। ठीक है, जब प्लेन मिरर पढ़ेंगे तब स्टार्ट बताएंगे कि कैसे हम लोग मिरर को बनाते हैं। एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस से ही होता है, वो बनता है। तो मान लो कि अगर हमारा यहाँ पे अगर कोई एक रेज को अगर हम इंसिडेंट करवाते हैं यहाँ पर, तो ये वाला हमने इंसिडेंट करवाया, ये हमने, हमें पता है कि यहाँ पर अगर नॉर्मल हमें बनाना हो तो यहाँ पर एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे और टेंजेंट के परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ करेंगे, वही कहलाता है हमारा नॉर्मल टू द कर्व्ड सरफेस। ये तुम लोगों ने मैथ्स में पढ़ा होगा। तो बताओ आपका जब इसे आप यहाँ से रिफ्लेक्शन बनाओगे, रिफ्लेक्टेड रे, तो कुछ यह यूं जा रहा होगा। और यहाँ पर भी तुम इसे प्यार से बताओ कि ये आई और ये वाला अगर हम आर बोलते हैं तो यहाँ पर आई इज इक्वल टू आर होगा हमारा। मतलब ये हर जगह ट्रू है। इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए हम लोग अभी सीखने वाले हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन इन वेक्टर फॉर्म। ठीक है, तो ज़रा इसको पहले तुम जल्दी से कॉपी कर लो क्योंकि ढेर हो जाता है तुम लोगों को लिखने के लिए घर पे। यहाँ से लिखना है ना, जल्दी से बनाओ।
यहाँ से लिखना है ना, फटाक से कॉपी करो। जरा हाथ तेज चला लोगे 2 मिनट में हो जाएगा। सानवी समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं ना है? हाँ सर। शिवगामी तुम्हें बुझा रहा है कुछ? हाँ सर। हमेशा तुम लोग का जस्ती कोचिंग है कि छुट्टी है केमिस्ट्री में जी? हाँ सर। क्या पढ़ा रहे हैं अभी? आज कमल सर पढ़ाएंगे केमिकल इक्विलिब्रियम। कितना क्लास हुआ अभी केमिकल इक्विलिब्रियम का? शायद 3 क्लास हो गया। समझ में आ रहा है अच्छे से? हाँ सर। अपना ये स्केल वगैरह ले करके बैठना ताकि जल्दी जल्दी बना लो। नीचे कर दें? 1 मिनट। कर दीजिए नीचे।
अंकु बुझा रहा है तुम्हें? हाँ सर। कोई दिक्कत नहीं ना है? नहीं सर। आकाश से मैसेज वैसेज आया है कुछ? सर आज ओरिएंटेशन है, आज पता चल जाएगा। कितना बजे से? 4 बजे से। ईशान लिख रहे हो अच्छे से? समझ में आ रहा है? और बनाना जरा अच्छा से, स्केल वगैरह लेकर के बैठना। सेंटर ऑफ मास तुम्हें पढ़ाए ना सेंटर ऑफ मास? ईशान की नहीं पढ़ाए हैं? पूरा हो गया था सेंटर ऑफ मास? मेरे तरफ से सिर्फ लगता है कोलिजन बचा हुआ था, नहीं जी? कोलिजन नहीं करवाए थे? कुछ पेज छुड़वाए हुए उसके। अच्छा ठीक है, तो कोलिजन का क्या करना ना कि हम ईसा सन मैसेज करके नोट्स मांग लेना, क्योंकि उसमें कुछ है नहीं, सिर्फ और सिर्फ होगा थी क्या कहते हो, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को किस तरह से अप्लाई करते हैं उसमें, और कुछ कुछ बहुत ऐसे तो क्योंकि 4 क्लास हम लोग कोलिजन पढ़ते हैं, 2 3 से 4 क्लास, तो ऑब्वियसली कुछ तो नहीं बहुत कुछ रहा होगा, तो एक बार जरा मांग के देख लेना, कुछ सवाल ही रहेगा कोलिजन का। रितिशा पढ़ना स्टार्ट कर दी है जी कोलिजन? अगला संडे को तुम लोग का पूरा फुल मैकेनिक्स का टेस्ट है, अगले संडे को, अभी बता दे रहे हैं। और पहला जो मैकेनिक्स का टेस्ट लेंगे तो बहुत इजी रहेगा, एकदम मेंस से भी हल्का सा नीचे, ताकि तुम जरा रिदम में आ जाओ, पहला बार मिक्स टेस्ट होगा। तुम लोग का 1 तारीख से ना स्कूल खुल रहा है सानवी और रितिशा? यस सर। नीचे कर दें, लिख लिए हो? हाँ सर। थोड़ा सा ऊपर कर दीजिए। हाँ लो बबू।
नीचे कर दीजिए। लो लिख रही है साथ में। हाँ सर। हम्म। और पेपर का हम सॉल्यूशन भेज दिए थे, जो परसों तुम लोगों का टेस्ट था एसएचएम वाला, उलट के कभी देखे हो उसे? कहाँ कहाँ गलतियाँ करते हो, अपना गलतियाँ खुद ढूंढो और उस पर काम करो। टाइम बहुत कम है, देखते देखते 11th ख़त्म हो गया, देखते देखते हम लोग हार्डली जाएगा तो हम लोग का 15 अक्टूबर, हार्डली जाएगा तो पूरा अक्टूबर हम लोगों के पास सिलेबस ख़त्म करने हैं। जितनी तेज़ चलेंगे हम लोग, और लगेगा कि ज़रा सा स्लो हो गए हैं, कुछ एक्स्ट्रा क्लासेस करेंगे, मगर ख़त्म करेंगे हम लोग अक्टूबर तक। एंड होते होते हम लोगों का सिलेबस ख़त्म होना चाहिए, तभी तो हम लोग पूरे नवंबर और दिसंबर कुछ उसमें अपना प्रैक्टिस करते रहना बोर्ड के लिए, और कुछ चीज़ें हम लोग मॉक प्रैक्टिस करेंगे जेई के लिए, ताकि फर्स्ट अटैम्प्ट में ही जेई मेंस में इतना अच्छा कर लो कि तुम्हें सेकेंड अटैम्प्ट के लिए वेट ना करना पड़े। हम लोगों के पास फिर 3 से साढ़े 4 महीने होंगे पूरे एडवांस के लिए। आरुल, तुम तो साथ नहीं लिख रहा होगा? अच्छा, कोई अगली बार से जरा से साथ साथ चलो, और अगर तुम्हें उधर ज़्यादा लग रहा है ना जहाँ पे कोचिंग में है, तो मैथ्स का क्लास कुछ दिन के बाद उससे छोड़ देना, ठीक है? मैथ्स का क्लास, क्योंकि अब जितना तुम्हें मैथ्स चाहिए, बहुत मैथ्स पढ़ा दिए हैं, तुम्हें उधर भी पढ़ रहे हो। जब लगे कि ज़्यादा बर्डन हो गया है कि नहीं संभाल पा रहे हो, तो मैथ्स का छोड़ देना, बस मैं फिजिक्स का पकड़े रहना, क्योंकि कुछ तो सिखाएगा यार, कुछ ना कुछ तो सिखाएगा ही। कुछ दिन बाद फंक्शन का बैच चालू होने फंक्शन का ऐसा रहने देना, फिर उसके बाद हम पापा, ऐसे पापा तुमसे हम परसों कॉल किए थे तो हमसे पूछ रहे थे कि क्या करे, रहने दे उधर अब। तो मैथ्स का क्लास अगर ज़्यादा बढ़ने लगे, क्योंकि मेन फोकस तुम्हारा पूरे फिजिक्स पे होना चाहिए, ये नहीं कि कल कर लेंगे परसों कर लेंगे। हम तुम्हें 11th का फिजिक्स फिर दोबारा कभी नहीं पढ़ाने वाले। अगले साल हम लोग 12th पढ़ेंगे, और जब 12th पढ़ेंगे और जो एक साल तुम्हारा बचेगा पूरा, उसमें हम लोग पूरे के पूरे एक साल मॉक प्रैक्टिस यही सब करेंगे ही। तो अगर लगे कि उधर मेरा टाइम बेकार का मैथ्स में जा रहा है, तो छोड़ देना, मत करना, क्योंकि तुम्हारा लगभग जैसे शक्तिमान के कारण तुम्हारा मैकेनिक्स का क्लास रुका हुआ है, गधा गुठली मार दिया है 3 दिन से। नीचे करें, लिख लिए हो? अरे नीचे कर दें हल्का। हाँ सर। अगर रह गया हो ऊपर तो बता देना, हम हल्का से नीचे कर लेंगे। और हर क्लास जब ऑप्टिक्स वगैरह का हो, तो पहले से एक बार पढ़ करके नोट्स को बैठा करो, तो चीज़ें अच्छे से समझ में आएगा। और बहुत स्लो चलेंगे यार इसमें, ऑप्टिक्स में इतना, मतलब इतने धीरे धीरे हम लोग चलेंगे इसको, कि तुम अगर चाहो तो क्लास में इसको 100% के 100% यहीं से निपटा के जा सकते हो। बस तुम्हारे घर पे जो काम होगा उसको एक बार पढ़ करके और सवाल लगा लेना। PYQ तुम्हारे पास है, तुम्हारे पास एलन का सीट है, तुम्हारे पास मेगा स्कॉम वाला सीट है, वेवरेंट का हम सीट दिए हुए हैं। जितना प्रैक्टिस कर लो सबसे, सिंगेज का बुक है, सिंगेज का DPP है, कहाँ से वो सवाल पूछेगा? इतना प्रैक्टिस कर लोगे तो भाई साहब एक एक सवाल मेंस का तो फूक के उड़ा दोगे।
एडवांस में तुम्हें तकलीफ होगा, दिमाग लगाना पड़ेगा, वो सबको लगाना पड़ता है, नए नए सवाल वहाँ होते हैं। हम भी जब पहली बार सवाल बनाएंगे पेपर का तो हमें भी दिमाग लगाना पड़ेगा। नीचे करें तो हो गया। अगर लिख लिए हो तो बता देना। सानवी समझ में आ रहा है छुटकी, कोई दिक्कत नहीं ना बउआ? नो सर। और इस बार तुम्हें अच्छे से पढ़ना है, ठीक है? इस बार पहले पिछले साल की तरह नहीं, इस बार पूरे टाइम टू टाइम हर काम करते चलना। जैसे तुम्हारा टेस्ट हो उसमें पार्टिसिपेट करना। और सेंटर ऑफ मास में तुम्हारा हम पढ़ाए हुए हैं कि नहीं, ये वाला पार्ट, कोलिजन वाला पार्ट पढ़ा रहे हैं। पढ़ाए हैं ना? तो उसको परसों वाला टेस्ट अटेम्प्ट करना है। कल ना टेस्ट हम बोले हैं जी। अरे टेस्ट का डेट कल ना बोले हैं हम। आज कल ही बोले थे। हाँ, तो कल वाला टेस्ट में तुम्हें बैठना है, देना। जितना नंबर आए यार, नंबर नहीं आता है मत आए, ठीक है? मगर कोशिश तो करो। बताओ रितीशा, हमें तो रितीशा से इतना एक्सपेक्टेशंस था ही नहीं भाई साहब, सीधा मार दी, जेई वालों से ज्यादा निपटा दी। अब रितीशा कहीं अगल बगल में देखो, अगर अवार्ड वार्ड मिल रहा हो तो एक आध को ले आना। 1000 है खरीद कर आता। हाँ, क्योंकि हम तो देंगे नहीं। देखते हैं सर। लिख लिए? बाकी लोग लिख लिए? सानवी, रितीशा, ईशान, शिवगामी। हाँ सर। हाँ सर। चलो आ जाओ। तो ये जरा सा 2 लाइन 3 लाइन जल्दी से निपटाओ तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन इन वेक्टर फॉर्म करते हैं और कुछ सवाल देखते हैं। मेंस का आया हुआ है, उस पर वो सवाल करो।
लिख लिए बुआ, आगे कर रहे हैं नीचे। एक मिनट का, एक सेकंड। बनाओ बनाओ। एक मिनट में जल्दी बनाओ, हम आ रहे हैं। हो गया बच्चा पार्टी, आगे बढ़ें। अरे बढ़ जाए, हो गया। अरे आवाज उवाज जा रहा है तुम लोगों को जी? हाँ सर। मूवमेंट लिखे। लिखो जल्दी। यहाँ पे हेडिंग डालेंगे हम लोग, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन इन वेक्टर फॉर्म। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन इन वेक्टर फॉर्म। इन वेक्टर फॉर्म। अगर हो गया हो तो रुक जाओ थोड़ा देर के लिए, जल्दी लिख लिए हो? ठीक है। करो करो। एक मिनट। हो गया। आज बच्चा पार्टी लिख लिए सभी लोग? ऋतिशा, सानवी, अमीषा, कृतिका, शिवगामी। हाँ सर। चलो आ जाओ। ईशान लिख लिए ना बउआ? हाँ सर। चलो मान लो बउआ, हमारा कोई एक, हम तुम्हें क्या बोलें कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन किसी भी सरफेस के लिए अप्लीकेबल होगा, किसी भी काइंड ऑफ ज्योमेट्री के लिए। हमने मान लिया कोई एक हमारा एक कर्व सरफेस रहा है। एक बात बताओ कि अगर यहाँ पर अगर हम एक टेंजेंट अगर ड्रॉ करें तो तुम कहोगे सर टेंजेंट का डायरेक्शन हमारा कुछ ही बोला रहा होगा। और हमें पता है कि जब कर्व सरफेस पे हमारा ऑब्वियसली अगर नॉर्मल ड्रॉ करने का बारी आए तो सबसे पहले हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। यह टेंजेंट ही हमें बताता है कि भैया कि टेंजेंट के परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ करो, वही हमारा कहलाता है नॉर्मल एट दैट पॉइंट। तो अगर ये हमने टेंजेंट ड्रॉ करके अगर इस पर हम परपेंडिकुलर लाइन अगर ड्रॉ करने की अगर कोशिश करें तो हमें यू वाला मिल रहा होगा, और यह कहलाएगा, अगर पॉइंट पी हम इसे बोल रहे हैं तो यह कहलाएगा नॉर्मल एट पॉइंट पी कहलाएगा। नॉर्मल एट पॉइंट पी, अभी लिखना कुछ मत, नॉर्मल एट पॉइंट पी ऑन
द सरफेस, ऑन द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ऑन द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ऑन द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। जरा एक बात बताना, हमने कहा ना बच्चा पार्टी कि यहाँ पर हमने एक लाइट को हम इंसिडेंट करवाते हैं, तो अगर इंसिडेंट करवाएंगे तो यूं ये वाला इंसिडेंट हो रहा होगा कुछ, ये वाला इंसिडेंट रे, और ये वाला हमारा रहा आपका क्या, रिफ्लेक्टेड रे, ये कुछ यूं जा रहा होगा। हमें इसको वेक्टर फॉर्म में लिखने की कोशिश जरा करते हैं। तो जरा एक बात बताओ, ये हमारा हो गया इंसिडेंट रे, ये हो गया हमारा रिफ्लेक्टेड रे, ये वाला होगा एंगल आई, ये वाला एंगल हो गया आपका आर हो गया। जरा एक बात समझना, यहाँ पर हम कुछ टर्म्स यूज कर रहे हैं। जो पहली बात बताओ कि हम एक बोल रहे हैं आपका, यहाँ पर बोल रहे हैं हम आपका आई कैप, आई मतलब वो वाला आई कैप मत समझ जाना जो हम लोग यूनिट वेक्टर यूज किया करते थे फॉर पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन के लिए। हम यहाँ पर आई कैप का हम एक बात बोल रहे हैं, ये हमारा है यूनिट वेक्टर, ये हमारा है यूनिट वेक्टर अलोंग द इंसिडेंट रे, अलोंग द इंसिडेंट रे। अंकु और आरुल तो तुम्हें तो पहले हम यूनिट वेक्टर के बारे में पढ़ाए हैं, मगर लगता है हमें जहाँ तक याद है अंकु कभी ना कभी तुम्हें आई कैप के बारे में पढ़ाए थे, इसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। अगर नहीं पढ़ाए तो कोई बात नहीं, हम लोग आगे आने वाले हैं वेक्टर में, ठीक है। ये वाला हो गया हमारा। एक यहाँ पर हम यूज करेंगे आर कैप, इसको हम बोलेंगे यूनिट वेक्टर। अंकु समझ पा रहे हो हम क्या बोले? हाँ सर। यूनिट वेक्टर अलोंग द रिफ्लेक्टेड रे, अलोंग द, अभी लिखेगा कोई नहीं, रिफ्लेक्टेड रे। अगर हम ये आर कैप, अगर उसी तरह से अगर हम टी कैप अगर लिख रहे हैं तो टी कैप तुम बोलोगे यूनिट वेक्टर अलोंग द टेंजेंशियल अलोंग द डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट। अगर टी कैप, अगर एक हम ले रहे हैं आपका एक एन कैप यहाँ ले रहे हैं, एन कैप का मतलब एन फॉर नॉर्मल, मतलब आई फॉर इंसिडेंट, उसका पहला सिंबल हम यूज कर ले रहे हैं। इसे तुम प्यार से बोलोगे यूनिट वेक्टर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल। तो जरा एक बात बताओ, देखो हम कहाँ कहाँ लिए हैं, हम दिखाने की कोशिश करते हैं। एक हम एरो लेते हैं, ये वाला हो गया हमारा आपका, ये वाला डायरेक्शन में, ये वाला। एक हमने लिया यूनिट वेक्टर इसके डायरेक्शन में, ये वाला यूनिट वेक्टर के डायरेक्शन रिफ्लेक्टेड रे के डायरेक्शन में। एक हमने लिया है नॉर्मल, तो नॉर्मल नीचे ऊपर दोनों हो सकता है, मगर हमने जो डायरेक्शन यहाँ पर माना है वो हमने ये वाला माना है, ये वाला। और एक डायरेक्शन हमने क्या बोला है, टेंजेंट के लॉन्ग, तो हमने ये वाला टेंजेंट के लॉन्ग यहाँ पे प्यार से जरा दिखा दे रहे हैं, ये वाला। तो जरा तुम एक बात बताओ और जरा चिल्ला चिल्ला के बताओगे कि ये वाला हमारा क्या कहोगे, कि ये वाला हमारा आई कैप है, ये वाला हमारा आपका आर कैप है, ये हमारा आपका टी कैप है, और ये वाला बउआ क्या बोल रहे होगे, हमारा एन कैप बोल रहे होगे। कोई तकलीफ तो बता दो हमें। अच्छा तुम्हें एक बात पता है कि एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर के बराबर होता है कि नहीं होता है? तो अगर चुपके से इसको अगर हम थीटा मान लें तो किसी को कोई दिक्कत? बोलो। अरे नहीं ना, नहीं। अब जरा तुम एक बार गौर से देखो इंसिडेंट आई कैप वाले को, जरा आई कैप अगर तुम देखते हो तो आई कैप को अगर ये दिखाएं, इसका लेंथ कितना होगा, 1 सेंटीमीटर, इसका लेंथ कितना होगा हमारा 1 सेंटीमीटर, मतलब 1 यूनिट बोलो ना, सेंटीमीटर बोलने की जरूरत है नहीं। ये वाला हमारा आई कैप, बस हमें पता है इसका मैग्नीट्यूड हमारा 1 है, मतलब ये वाला पूरा लेंथ 1 यूनिट को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, ठीक है। अच्छा जरा एक बात बताओ, इसका अगर हमें कंपोनेंट अगर तोड़ना चाहे तो देखो, इसका कंपोनेंट अगर टूटेगा, तुम बोल रहे हो इसका एक कंपोनेंट ये वाला टूट रहा होगा, ये वाला, और बुआ इसका एक कंपोनेंट अगर हम तोड़ें, तुम एक प्यार से इसका कंपोनेंट हमारा एक इधर की ओर तोड़ रहे होगे, कोई दिक्कत है? बोलो, है या नहीं? तो ये वाला हो गया हमारा आपका आई कैप, ये वाला आई कैप ना। हम ऐसा करते हैं, इसको हम वापस कॉपी करते हैं और अलग से लिख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे घिसपिच हो जाएगा। जरा रुक जाओ बच्चा पार्टी, इसको हम नीचे कॉपी कर लेते हैं, ये वाला, ठीक है। ये नॉर्मल था हमारा आई कैप। जरा एक बात बताओगे कि ये वाला एंगल हमारा कितना कौन थीटा रहा होगा? तो तुम कहोगे सर बढ़ा करके देख लेते हैं ना वर्टिकली अपोजिट एंगल से। तो देखो अगर इसको अगर हम एक्सटेंड हल्का सा अगर करें, समझना अच्छे से, रट्टा नहीं मारना है कि कैसे हो रहा है। ये वाला अगर इससे हम एक्सटेंड करने की अगर कोशिश करें बच्चा पार्टी, तो तुम खुद बताओ कि वर्टिकली अपोजिट एंगल से अगर ये वाला एंगल आई इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू थीटा माने हैं, तो जरा बताओगे ये वाला वापस एंगल हमारा थीटा होगा कि नहीं होगा? अरे बोलो, सहमत हो इस बात से?
अरे बोल दिया करो, नहीं तो सरापुर आप दे देंगे। सर। ठीक है, ये हमारा थीटा होगा आपका। तो थीटा अगर होगा तो तुम खुद बताओ आई कैप का मैग्नीट्यूड कितना हमारा 1 होगा। तो अगर 1 अगर इसे हम तोड़ने की कोशिश करें, अगर तोड़ने की कोशिश करें, इसका इधर कोई कंपोनेंट कितना तोड़ोगे हमारा, आपका इसका मैग्नीट्यूड 1 है हमारा, तो 1 इंटू साइन थीटा। और इसको हम यहाँ पर एक्स कैप यूज कर रहे हैं। एक्स कैप का मतलब एक्स एक्सिस के लूंगा। अगर तुम चाहो तो यहाँ पर चुपके से इसको ऐसे दिखा दो कि भैया हम ना इसको इधर की ओर दिखाएं। ये वाला ले मान लो ये हमारा आपका वाई एक्सिस और ये वाला एक्स एक्सिस है। ठीक है, ये वाला है। और कहोगे सर जेड एक्सिस किधर होगा, जरूरत नहीं पड़ेगा क्योंकि हमें पता है कि कहीं प्लेन में आपका लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन होता है, जितने भी रेट तीनों होते हैं, तो जरूरत पड़ना ही नहीं है हमारा। तो अगर ये वाला एक्स का कैप इसको अगर तुम तोड़ोगे तो यहाँ पर क्या बोलेंगे हमारा कंपोनेंट 1 इंटू कॉस थीटा। बताओ क्या वाई कैप की माइनस वाई कैप? माइनस वाई कैप। कोई दिक्कत है बोलो। तो यहाँ से अगर हमें तुम्हें पूछें कि बताओ कि अगर आई कैप का अगर वैल्यू लिखना चाहें तो चुपके से तुम कितना लिख रहे होगे, साइन थीटा एक्स कैप माइनस कॉस थीटा वाई कैप। सानवी समझ में आ रहा है? रितिशा, सिमरन, ईशान, कोई दिक्कत नहीं? वही काम अगर तुम एक काम जरा करो कि ये वाला जो हमने रिफ्लेक्टेड रे लिया था, अगर प्यार से अगर तुम इसको भी देखते हो, इसकी कहानी भी तुम कुछ यूं लिख रहे होगे, नहीं लिख रहे होगे? जरा देखो आपका ये वाला एक डायरेक्शन हम इधर की ओर चूज कर लेते हैं जरा। ये वाला एक कंपोनेंट इसका इधर की ओर आने वाला है और ये वाला कंपोनेंट हमारा एक ऊपर आने वाला है, ये वाला। और हमें पता है ये वाला हमने क्या माना है, तुम एक्स को बोल रहे होगे कि सर ये कुछ और नहीं, ये हमारा आपका आर कैप है। और एक बात बताओ, आर कैप है तो ये वाला अगर एंगल हम तुमसे पूछें कि ये वाला एंगल कितना होगा, तो जरा बताओगे कितना होगा हमारा आपका, बताओ, सोचो जल्दी जल्दी देखो और बताओ हमें। अरे ये वाला 90 में तो ये वाला थीटा हो जाएगा हमारा, है कि नहीं? बताओ वर्टिकल अपोजिट एंगल से। और चाहे ये भी दे सकते हो आपका, क्योंकि नॉर्मल ही हमारा। अच्छा एक बात और बच्चा पाती जरा बताओ कि अगर हमें साइन थीटा अगर एक्स कैप लिख रहे होंगे, जरा बताओ कि एक्स कैप को अगर हम टी कैप से अगर रिप्लेस कर दें, बताओ टी कैप से, और इससे हम अगर कॉस थीटा वाई आई कैप को वाई कैप को अगर हम एन कैप के लिख दें तो कोई दिक्कत? बताओ, क्योंकि दोनों पैरेलल ही है, कोई दिक्कत नहीं ना। तो इसी को हम रिश्ता नंबर 1 मान लेते हैं। अरे समझ पा रहे हो बतिया? अरे बोलो यार, बताओ इसका जरा मैग्नीट्यूड तोड़ो तो इसका भी मैग्नीट्यूड हमें कितना पता है, इसका भी मैग्नीट्यूड हमारा 1 के बराबर ही होता है। जब इसके 1 के बराबर होता है तो यहाँ पर क्या लिखोगे, 1 इंटू साइन थीटा। और इधर को हम कौन सा डायरेक्शन माने, एक्स बोलो या फिर आपका टी कैप हम माने हुए ही हैं, तो उसी के लिख देते हैं। इधर कितना लिखोगे आपका, तो 1 इंटू साइन थीटा जे कैप जगह तुम एन कैप चिपका दो। तो यहाँ से अगर तुम आर कैप का अगर वैल्यू लिख रहे होगे, जरा चुपके से बताओ कि क्या तुम लिख रहे होगे, साइन थीटा एन कैप और प्लस एक, सॉरी उल्टा लिख दिया ना, एक कॉस थीटा होगा, तुम लोग कुछ बोले नहीं, एक कॉस थीटा होगा और प्लस कॉस थीटा इन कैप। कोई तकलीफ तो बताओ हमें, यह रिश्ता नंबर हम 2 लिख दें तो कोई तकलीफ है? नहीं, ठीक है। कहाँ होगा? अच्छा ये वाला, ठीक ठीक है, अब सही है, कोई दिक्कत? अरे नहीं ना, जरा यहाँ पर देखो तो हम एक वैल्यू निकालें आपका, जरा बताओ कि अगर हम आर कैप माइनस आई कैप अगर निकालें, आर कैप माइनस आई कैप, जरा देखो कौन कौन सा बचेगा। यहाँ पर साइन टी वाला कैंसिल हो जाएगा हमारा, ये वाला, और कॉस थीटा माइनस, तो यहाँ पर क्या बचेगा हमारा, 2 कॉस थीटा इंटू अगर एन कैप लिख दें तो कोई तकलीफ, इसको रिश्ता नंबर हम ए मान लें। अरे समझ में आया कि नहीं आया, बोलो। चलो आ जाओ, अगर समझ में आ गया तो नाव सानवी रितिशा समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं हम? जरा एक काम करते हैं, बताओ कि अगर हम देखें इंसिड आई कैप का जो वैल्यू था हमारा, आई कैप का वैल्यू कितना लिखे हैं, तो चिपके से बताओगे कि सर ये वाला हमारा वैल्यू था साइन थीटा टी कैप और माइनस कॉस थीटा इन कैप, ये आई कैप का वैल्यू। अगर तुम यहाँ से अगर चुपके से अगर इन कैप का वैल्यू बता देना तो क्या था हमारा, इन कैप का वैल्यू हमें नहीं पता है, इन कैप का वैल्यू इन कैप ही रहने दो। मगर एक बात जरा बताओ कि हमें ये अगर काम करते हैं, जरा आई कैप डॉट अगर इन कैप निकालें तो बताना हमें इसका वैल्यू जरा लिख करके। तो जरा सुनना, अगर सुनना जरा, ये वाला बच्चा पार्टी हमारा था आपका आई कैप, और इसके हमारे ऊपर की डायरेक्शन में हमारा ये वाला था हमारा एन कैप, ये वाला हमारा था एन कैप, ये वाला। जरा बताओगे हमें कि अगर एन कैप था, जरा छोटा इसको कर देते हैं, ये वाला दोनों के उनकी मैग्नीट्यूड बराबर ही होगा, तो जरा चुपके से बताओगे कि ये वाला एंगल कितना होगा,
ये वाला 180 माइनस थीटा होगा? सोच पाओगे जरा, देखो तो, हम तो सोच लिए। अरे होगा कि नहीं होगा? अरे बच्चा पार्टी ये वाला एंगल 180 माइनस थीटा होगा कि नहीं होगा हमारा? तो जरा आ जाओ यहाँ पर, जरा आई डॉट एन कैप जरा निकालो तो ये क्या होगा हमारा। तो डॉट प्रोडक्ट में निकालना सिखाए थे कि मास्टर इसको क्या करो, आई का मोड इंटू एन का मोड इंटू हमारा कॉस थीटा। यहाँ पर थीटा की जगह कितना रखोगे, आपका 180 माइनस थीटा तुम रख रहे होगे। तो आई का मोड हमारा 1, एन कैप का मोड 1, और कॉस 180 माइनस थीटा क्या होता है हमारा, माइनस कॉस थीटा होता है। बताओ जरा, बोलो, अरे बोलो यार। हाँ सर। तो यहाँ जरा बताओ कि कॉस थीटा का जरा वैल्यू कितना आएगा हमारा, माइनस आई कैप डॉट एन कैप। कोई दिक्कत? इसको हम रिश्ता नंबर हम आपका बी मान रहे हैं। जरा ए और बी के पास जाओ, फ्रॉम ए एंड बी, फ्रॉम ए एंड बी, और तुम चुपके से बताओ कितना लिख रहे होगे हमारा, आपका आर कैप माइनस आई कैप इज इक्वल टू 2 कॉस थीटा। और कॉस थीटा की जगह हम क्या रख दें, हमारा कॉस थीटा की जगह हम रख दें आपका माइनस, यहाँ पे चिपका देते हैं -2 और आई कैप डॉट एन कैप। कोई दिक्कत तो बताओ हमें। सर एक और एन कैप होगा। अच्छा ये वाला एन कैप और होगा, कोई दिक्कत? अब सही है। हाँ सर। तो बताओ कि सो यहाँ से हमें अगर हमसे पूछे कि बताओ यदि आर कैप का अगर वैल्यू पूछे तो आर कैप का वैल्यू कितना आ जाएगा, आर उधर प्लस में लेके चले जाओ, आई कैप -2 इंटू ये वाला क्या हो जाएगा हमारा, आपका आई कैप डॉट एन कैप और डॉट एन कैप। ये रिजल्ट अगर याद रहे तो अच्छी बात है, हमें तो भूल जाते हैं। हम क्या करते हैं, जो हमें प्रोसेस याद है ये, तो जब अगर सवाल वाला कभी हम बनाने बैठे तो ये वाला याद ना रह करके हमें प्रोसेस याद रहता है। मगर नीट वाला खास करके स्टूडेंट तुम्हें याद रखना कंपलसरी है, हमें याद हो ना हो मगर तुम्हें याद रखना है। और मेंस वाले भी, क्योंकि मेंस तक में तुम्हें रिजल्ट ही याद रखने हैं, एडवांस में अभी तक ऐसा सवाल नहीं आया है। आया रिफ्रैक्शन का आया है कि लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन इन वेक्टर फॉर्म, उस पर बेस्ड है। तो हम लोग वो पढ़ेंगे तो डिस्कस करेंगे। बस अब एक बात ध्यान रखना, बताओ ये वाला क्या है बच्चा पार्टी, अगर तुमसे हम पूछें या चुपके से बताओगे, जरा बताओगे कि ये वाला क्या हमारा, ये यूनिट वेक्टर अलोंग किधर है हमारा, बताओ यूनिट वेक्टर अलोंग किधर हमारा, रिफ्लेक्टेड रे है कि नहीं, बताओ रिफ्लेक्टेड रे। अरे कोई तकलीफ नहीं ना। और ये आई कैप क्या था हमारा, आपका यूनिट वेक्टर अलोंग, यूनिट वेक्टर अलोंग इंसिडेंट रे, अलोंग इंसिडेंट रे। और ये एन कैप था हमारा क्या, यूनिट वेक्टर अलोंग नॉर्मल, यूनिट वेक्टर अलोंग नॉर्मल। जल्दी से ट्राई इसको लिखो, कॉपी करो फटाक से। इस पे कुछ सवाल हम तुम्हें करके दिखाते हैं। इसको पॉलिश करके दिखा देना कि हमारा ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। बाकी इसको पॉलिश करके कैसे रिफ्लेक्टिंग सरफेस बनाया जाता है अभी हम लोग सीखने वाले हैं। ये वाला दिखाना हो तो ये भी लिख देना कि हमारा ये हमारा है टेंजेंट, टेंजेंट टू द रिफ्लेक्टिंग कर्व, टेंजेंट टू द इसको मिटा दो यहाँ पर ना, टेंजेंट टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस एट पॉइंट P।
नीचे कर दें? अभी नहीं करें, लिखो लिखो। अभी जी एडवांस का 2013 में शायद एक सवाल ये आया है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन इन वेक्टर फॉर्म पे बेस्ड, और हमें रिजल्ट नहीं याद है। देखो हम कैसे तुम्हारे सामने बना के देखेंगे, अगर तुम्हें याद रहेगा तो डायरेक्टली बना दोगे। जल्दी से करो, ये एडवांस 2013 का सवाल है। देखो प्लेन मिरर हम पहले इससे नहीं बताए हैं ना, क्योंकि हमें हल्का फुल्का इतना तो पता है कि तुम्हें इससे प्लेन मिरर कहते हैं, ताकि हम लोग पढ़ेंगे तभी सीख लेंगे रिफ्लेक्शन फ्रॉम प्लेन मिरर कैसे पढ़ते हैं, फिर रिफ्लेक्शन फ्रॉम कर्व्ड सरफेस जिसे स्फेरिकल मिरर के नाम से जानते हैं। लिख लिए बच्चा, पार्टी नीचे करें? यस।
ये वाला हमारा क्या था, एन कैप था, और ये वाला हमारा आई कैप था। नीचे कर दें। हो गया बच्चा पार्टी। एक मिनट।
गया उसको। हो गया, चलो आ जाओ। सानवी, रितिशा, ईशान, सबगामी, अंकु, आरुल। इस सवाल को जल्दी से बनाओ तो। आया किसी का आंसर? जो 60। 60 देख लेते हैं आरुल। हाँ सर 60 आ रहा है, बहुत बढ़िया। बउआ जरा संभल कर से 23 का ऑप्शन कुछ और दे रहा है, संभाल कर 30 डिग्री आंसर दे रहा है, 60 कैसे निकाले हो? सानवी, रितिशा, बना रहा है तुम लोग से? आ रहा है कुछ? आ रहा है, शाबाश, बहुत बढ़िया। कैसे, कहाँ गड़बड़ किए हो जी? ईशान, सिमरन, वो कितना आसान सवाल। हम क्या बोले कि ऊपर वाला रिजल्ट मत याद रखना, ऊपर वाला रिजल्ट याद रहे तो ठीक है, नहीं तो भूल जाना उसको। हमें करवाना काम था, तुम्हारा याद रखना काम है। बताओ ये पहला बताओ क्या रहा है, क्या रे इधर क्यों जा रहा है? इसको आई कैप बोल दे हमारा, क्योंकि डायरेक्शन दिखा रहा है। तो क्या आ जाएगा, आई कैप प्लस √3 जे कैप प्लस कितना हमारा 2 दे रखा है। और ये क्या आपका आर कैप का वैल्यू है। ये आर कैप का वैल्यू किसके बराबर है? आई कैप माइनस √3 जे कैप और बटा कितना हमारा 2। वो एक बात बताओ, इन दोनों का बीच का एंगल, हमसे एंगल ऑफ इंसिडेंस पूछा, तुम कुछ और निकाल के बैठे हुए। आंसर तुम सही निकाले हो, मगर तुमने 180 में थी, उसको आधा शायद आधा करना था। क्या करना, अब देख लो क्या करना है। क्या बोले? सर मेरा 120 आया था, उसका आधा किए थे तो 60 है। अच्छा ठीक है, देख लेते हैं। बउआ गलत ये की हो ना कि बताओ इन दोनों का बीच का एंगल कौन से बच्चा पार्टी? इन दोनों का बीच का एंगल ये वाला है कि नहीं, बताओ। ये वाला अगर कुछ देर के लिए अगर हम एंगल अल्फा मान लें तो कोई तकलीफ है? चलो बताओ, यहाँ से पहले निकालो आपका आई डॉट कितना हमारा आर। जब आई डॉट आर निकालोगे तो दोनों का बीच का एंगल निकालना है, तो 1/2 पहले कर लो, 1/2 पहले साइड कर लो। आई डॉट आई 1 माइनस √3 आपका ये आ जाएगा। बताओ आई कैप का मैग्नीट्यूड भी 1 होगा। ये हो गया आपका, इसका जो वैल्यू होता है हमारा इंटू कितने, एक सेकंड हम क्या लिखे हैं, आई कैप का मोड इंटू, अरे भाई क्या कर रहे थे हम, सही तो जा रहे थे। ये वाला ये रहने दो, ये तो सही तो लिखा हुआ था ही हमारा, अब मिट गया तो मिटा दो। ये हम निकाले हैं 1 माइनस √3 इंटू √3, 3 बचेगा। और बताओ इसका वैल्यू किसके बराबर, 1 इंटू कॉस थीटा, यहाँ पर अल्फा माने तो कॉस अल्फा कर दो। ये बच जाएगा 1/4
इंटू -2 के बराबर। यहाँ से अल्फा का वैल्यू निकालने के लिए तुम क्या कर रहे होगे, -1/2। हम तुम्हें वापस पूछे थे, पहले तुम 60 डिग्री सोचो, क्योंकि अल्फा का वैल्यू 1/2 तुम सोच लो आपका 60 डिग्री। हमें पता है एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स हमारा ऑलवेज 180 और 0 से बड़ा और 180 से छोटा होता है या उसके बराबर होता है। तो पहले 60 सोचो, फिर 180 में से घटा लो, तुम इतना निकाल ले, और तुमने क्या किया, इसी को आधा कर दिया। अरे बउआ ये तो हमारा निकला ना 120 से, बताओ ये वाला 120। हाँ बोलो। जहाँ पे आप आई का पट आर था वहाँ पे 1 - 3/2 इंटू 2 मतलब 4 होना चाहिए। अरे 1/4 लिखे नहीं भाई, 1/4 यहाँ तो नीचे 1 - 3 के भी नीचे होगा। का है, यहाँ पर का है होगा, कि 1/2 पूरे से मल्टीप्लाई हो रहा है इसमें। बस करो दीदी, सही है, ठीक है। कैसे तुम हमें समझाओ, तुम कैसे लिखा है। अरे भैया ये 1/2 को हम आई कैप प्लस √3j कैप इधर लिखे, ये डॉट निकाले आपका कितना 1/2 इसका, और ये आई कैप माइनस √3j कैप, तो 1/2 हम एक जगह 1/4 लिखे। अब इसका डॉट प्रोडक्ट निकाले, इसमें हमें क्या कर दिए हैं, ऐसा बाई 4 कहाँ से आ जाएगा। अरे a डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, तो हम लेफ्ट साइड में भी कॉस थीटा नीचे लिखे हैं यहाँ पर, और इधर हम आई डॉट आई निकाले, आई डॉट आर निकाले हैं। नहीं बुझाया। अब बताओ हमें अल्फा का वैल्यू 120 निकल गया। तुम्हें पता है कि अल्फा का वैल्यू ये वाला अगर एंगल हमारा आपका थीटा होता है तो ये कितना होगा, आई मानो ना, एंगल ऑफ इंसिडेंस पूछ रहा है, ये वाला भी एंगल आई हमारा होगा, ये वाला भी एंगल आई। जरा बताओ कि ये वाला अल्फा है तो ये पूरा एंगल कितना होगा हमारा आपका, 2i का जो वैल्यू होगा हमारा, 2i का वैल्यू 60 डिग्री होगा। आई का वैल्यू कितना डिग्री हो गया हमारा, 30 डिग्री। नहीं समझे, अरे बुझाया। अब नहीं बोलता तो इसमें खीस भर जाता है, हमें भगा देंगे काग दिन। चलो आ जाओ, इसके बाद हम लोग कुछ सवाल और करेंगे। आज पहले तुम लोग यहीं रुक जाओ, कुछ सवाल एक सवाल लिख दें। चलो इसको कॉपी करो जल्दी से पहले, और ये कॉपी करो, एक सवाल हम बोल करके लिखवाते हैं और फिर कल इसको डिस्कस कर देंगे। तुम लोग ना एक यूट्यूब चैनल का नाम, हाँ बताओ, हाँ बोलो। सर अल्फा का वैल्यू 120 देते हैं तो 2i बराबर 120। इडियट है क्या, फिर से क्या बोले 2i। अरे भाई ये पूरा एंगल कितना डिग्री का होता है जी, 180 होगा, तो बाकी इतना कितना बचेगा। समझ गए। हमको बउआ तुम्हें समझ में आया, तुम्हें हो सकता है कि यूनिट वेक्टर के बारे में डॉट प्रोडक्ट भूल गए हो, क्योंकि बहुत पहले तुम्हें पढ़ाए थे, तो कोई बात नहीं, बस याद रखना। बाकी जब हम लोग पढ़ेंगे लगभग 2 से 3 क्लास में यहाँ पहुँचने ही वाले हैं, तो समझ जाओगे, ठीक है। जरा कोशिश करते रहना है, पीछे नहीं हटना है, 10वीं क्लास जैसा कि अपनी मर्जी से हमें RS अग्रवाल नहीं बनाना, हमें NCERT पढ़ना है, हमें पियर्सन नहीं बनाना, हमें तो RS अग्रवाल ही पढ़ना है, ऐसे नहीं करना है। धीरे धीरे सब सीख जाओगे। अब कुछ दिन की बात है, जैसे ही तुम लोग ना बर्थ पावर एनर्जी सेंटर ऑफ मास वगैरह टॉपिक जब खत्म कर रहे होगे, उस समय तुम्हारे अंदर ना बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस रहेगा कि भाई जब कितना बेसिक चीज़ें थे हम लोग को समझ में नहीं आता था, फिर से चीज़ें हल्की तुम्हें लगने लग जाएंगे वेक्टर का। अगर लिख लिए हो तो बता दो हमें, हम लोग अगली क्लास में प्लेन मिरर स्टार्ट करेंगे, और प्लेन मिरर तो 2 क्लास चलेगा ही चलेगा। 2 क्लास में ख़त्म करके हम लोग उसके बाद 3 क्लास हम लोग पढ़ेंगे स्फेरिकल मिरर, उसके बाद हम लोग चलेंगे रिफ्रैक्शन। तो बहुत एकदम आराम से चलना है। सानवी समझ में आया, मैं तो तुमको मतलब बता रहे थे। सभी लोग लिख लियो, ईशान। चलो तो आज यहीं पर रुकते हैं हम लोग बउआ, अगली क्लास में हम लोग जो सवाल बोले अगली क्लास में हम स्क्रीन पे ही लगा देंगे, साथ में ट्राई कर लेना। एक बात बताओ, ये यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है किसी को।
चलो हम ग्रुप में इसको भेज देते हैं PDF, अपना जो छोटा मोटा होगा वो लिख लेना। कहाँ पिछले क्लास का हम ऑप्टिक्स का भेज चुके हैं कि रह गया था कुछ? अरे पिछले क्लास का ऑप्टिक्स का भेज दिए थे शायद ना जी। सर आप यूट्यूब चैनल हाँ करे थे ना। यूट्यूब चैनल का कोई नाम बताओ अच्छा सा, मतलब रखने के लिए। हमें दूसरा चैनल बनाया है, ये पुराने चैनल पे नहीं डाल रहे हैं, कोई और चैनल पे डाल रहे हैं ये वीडियो। वो वाला अपलोड कर दिए हैं, बस उसमें थंबनेल वगैरह नहीं लगाए थे इसलिए अभी प्राइवेट रखे हुए हैं। बाकी फिर हम पब्लिक कर देंगे आज मे भी शाम तक। तो ग्रुप में मैसेज कर देना अगर कुछ अच्छा एकदम यूनिक नाम होना चाहिए, बताना अगर जिसको, अगर किसी को अच्छा लगे तब। और तुम्हें कुछ दिक्कत उक्कत हो, तुम्हारे पास अब रिकॉर्डिंग फॉर्म में रखा हुआ है, तुम इसे पढ़ सकते हो आराम से, दोबारा देख सकते हो अगर दिक्कत कुछ हो तो। पूरा जहाँ अब से लेकर के 12th हम लोग खत्म कर रहे होंगे वहाँ तक सभी वीडियोस हमें डाल देंगे वहाँ पर। ठीक है बच्चा पार्टी, जा सकते हो। बाय। बाय और बाय।